हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। माई सेल्फ कुसुम तिवारी और आज मैं आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2019 है, क्लास 9th और सब्जेक्ट इज़ साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे पेपर बनता है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए और कौन से चैप्टर्स जो हैं उस पर स्पेशली फोकस करना हमें, ताकि हम अपना जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसे हासिल कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया, और वो भी कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये पाया जाता है लेग्यूमिनस रूट्स के अंदर। राइजोबियम बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे और ये लेग्यूमिनस रूट्स के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। ये क्या करता है एक्चुअली, व्हाट इज़ द वर्क, तो इसका जो अगर मेन फंक्शन हम बताएं तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड है वो भी राइजोबियम बैक्टीरिया, ये लेग्यूमिनस रूट में पाया जाएगा और ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा। यानी कि फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसको क्या करेगा, सॉइल के अंदर एब्जॉर्व करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन को फिक्स करेगा सॉइल के अंदर। वो हेल्प करेगा आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ अगर सीधी सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की, ये पाया जाएगा आपके लेग्यूमिनस रूट के अंदर। और लेग्यूम्स वाली जो होती हैं, देखिए लेग्यूम्स जो होती हैं जो उन्हें हम कहते हैं फलीदार लेग्यूमिनस। तो वो क्या करती है, ये हेल्प करेगी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन को सॉइल के अंदर। गॉट इट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आपको कुछ मेटल्स दिए गए हैं, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो इनके बारे में पूछा है द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, यानी कि वो कौन सा मेटल है इनमें से जिसको हम कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। किसके अंदर, कैरोसिन के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो मेटल जो है वो आपका है फॉस्फोरस, जिसको हम प्रिजर्व करके कैरोसिन के अंदर रखते हैं। इसका क्या, इसका ये प्रॉब्लम होता है कि ये जब एयर के कांटेक्ट में आता है, फॉस्फोरस जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, विग्रसली रिएक्ट करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर हम फॉस्फोरस को अपने हाथ में रखें तो भी वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इसीलिए ये जो फॉस्फोरस मेटल होता है इसको हम स्टोर करके कैरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे, रिएक्शन ना करे। गॉट इट, ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुअर कंडक्टर की, नॉट गुड कंडक्टर। पुअर कंडक्टर वो होंगे जो अलाउ नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं। यहाँ पे पुअर कंडक्टर पूछा है तो आपको वो बताना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो ना कर पाए। तो इट इज़ वेरी 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 इजी आंसर। तो वुड जो होगा वो आपका क्या होगा, पुअर कंडक्टर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम बात करें फ्लेम की, ऑल यू नो फ्लेम जो होती है, आपने देखा होगा फ्लेम जो होती है उसकी यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। यानी कि मिडल वाला जो होता है वो ब्लैकिश कलर का, वो हो गया आपकी इनर लेयर, वो आपका हो गया इनर। बीच वाला हो गया आपका मिडल, और जो ब्लूइश आपको दिखाई देता है वो है आपका आउटर। तो यहाँ पर अगर आपसे 3 जोन्स पूछिए किसी फ्लेम की तो वो फ्लेम्स की जो जोन होगी आप देख लीजिए इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ जोन्स आर प्रेजेंट इन फ्लेम्स। गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देख लीजिए यहाँ बोला है फोर्स तो है लेकिन कैसा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मान लीजिए सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रही है आगे की तरफ, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये आगे मूव कर रही है ऑलवेज। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स की। अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट अगर आगे फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल इसकी डायरेक्शन इसकी कैसी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कैसे लगेगा, बिल्कुल उस अप्लाइड बॉडी के ऑपोजिट लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट पे एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी। तो यहाँ डायरेक्शन पूछी है, बिल्कुल देख लीजिए आप, यहाँ डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। तो यहाँ आंसर डी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमेशा जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड होता है, यानी कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो तो हमेशा उस बॉडी के ऑपोजिट लगेगा। तो यहाँ आपसे डायरेक्शन पूछी है तो वो डायरेक्शन जो होगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। गॉट इट। चलिए द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि यहाँ एम्ब्रियो की स्टेज पूछी है, किसकी पूछी है, एम्ब्रियो की। तो द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जिसके अंदर ऑल द बॉडी पार्ट्स, यानी कि ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसे हम देख के जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो होता है आपका फोटस। क्या होगा आपका, फोटस। देखिए ये फर्टिलाइजेशन के अंदर बताया था मैंने आपको कि फर्टिलाइजेशन जब होगा तो उसमें एग जो है वो डेवलप होगा, और वो एग डेवलप होके किस में पहुंचेगा, जाइगोट में। जाइगोट के अंदर तो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन फोटस जो है वो ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, पूरे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो आपको आइडेंटिकल दिखेंगे। गॉट इट। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टेज ऑफ एम्ब्रियो की जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो वो है आपका फोटस। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डायबिटीज देखिए शुगर के पेशेंट्स, यानी कि डायबिटीज जो होती है ड्यू टू, जो हमने ग्लैंड्स देखे हैं तो यहाँ ग्लैंड्स बताए गए हैं आपको, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्ट और पेनक्रियास। तो ये डायबिटीज जो है एक्चुअली ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके पेनक्रियास से। गॉट इट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, नैफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो नैफ्थलीन बॉल्स जो होती है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, तो इसका सीधा साधा आंसर है आपका कोलतार। कहाँ से मिलेगी आपको, कोलतार से मिलेगी। चलिए यहाँ हम आते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन पे फोकस डालिए, क्योंकि अगर आप इस पे अच्छे से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है जॉन विच इज़ अ बॉय एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ओवर अ फ्लेम। मान लीजिए कोई फ्लेम है, अभी मैंने आपको बताया था कोई फ्लेम है और जॉन क्या करता है, एक्सीडेंटली, जॉन जो है एक्सीडेंटली इस फ्लेम को टच कर देता है और इमीडिएटली जैसे ही वो उसके ऊपर उसकी हाथ, मतलब हाथ जब टच होता है इमीडिएटली उसका हाथ पीछे आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक सेंसेशन है आपकी। तो उसको क्या सेंसेशन हुआ, सेंसेशन हुआ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन। अब यहाँ पे उसका रिएक्शन जो हुआ कि तुरंत उसका जो फ्लेम का जो गर्म पार्ट था उसको टच करते ही उसको रियलाइज़ हुआ, और ये सेंसेशन जो थे वो पूरी बॉडी के अंदर पहुँचे और ब्रेन ने बोल दिया भाई हाथ हटा लो अपना। ब्रेन ने मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया और ब्रेन ने बोला हाथ हटा लो, और जॉन अचानक उससे हाथ हटा लेता है। तो ये कौन सी सेल्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है
इस जो हमारा अचानक से जो सेंसेशन होता है उसके लिए। तो यहाँ पे जो अगर सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है हमारी नर्व सेल्स, क्योंकि नर्व सेल्स के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, ब्रेन को क्या पहुँचाते हैं, सिग्नल पहुँचा देते हैं, और ब्रेन जो है वो मैसेज पकड़ लेता है, मैसेज जो होते हैं उसको पढ़ लेता है और तुरंत जवाब आ जाता है, भाई ब्रेन से अपना हाथ हटा लीजिए। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और यहाँ आपका आंसर है नर्व सेल। गॉट इट। चलिए, अ पर्पल कलर्ड, यानी कि यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक पर्पल कलर की नॉन मेटल फॉर्म का एक ब्राउन सॉल्यूशन इन अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल के अंदर ब्राउन सॉल्यूशन जो है विच इज अप्लाइड। अब इतना अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, आए तो ठीक, ना आए, लेकिन यहाँ पे विच इज अप्लाइड ऑन वूंड एज एन एंटीसेप्टिक, बस इतना सा आप पढ़ लीजिए। इतना सा अगर पॉइंट पे अगर हम फोकस कर देंगे तो यहाँ है कि अगर जो घाव हो जाते हैं उस पे हम एंटीसेप्टिक के रूप में उसका यूज़ करते हैं, तो वो नॉन मेटल कौन सा है। ये जो फॉलोइंग दिए गए हैं आपके अंदर, ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से वो नॉन मेटल पूछा है जिसका यूज़ हम वुंड्स पे करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। तो आपने बहुत अच्छे से जाना होगा कि फॉस्फोरस तो उसका ऑप्शन है ही नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, वो तो विग्रसली उसको तो हम कैरोसिन में स्टोर करके रख लेंगे क्योंकि वो रिएक्ट कर देगा। कार्बन भी नहीं, कार्बन थोड़ी ना हम यूज़ करते हैं, नहीं। सल्फर भी नहीं यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं आयोडीन, टिंचर आयोडीन। अगर आपने सुना ये टर्म, तो आयोडीन जो है वो एज एन एंटीसेप्टिक हम वुंड्स पे यूज़ करते हैं। ये कैसा होता है, ये पर्पल कलर्ड नॉन मेटल, कैसा होता है, पर्पल कलर्ड नॉन मेटल, जो कि ब्राउन सॉल्यूशन बना देता है अल्कोहल के अंदर, तो वो है आपका आयोडीन। गॉट इट। चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट नज़र आ रहे होंगे। ये 4 स्टेटमेंट जो हैं, आप इन ऑप्शंस को देख के पहचान गए होंगे कि हमें इन्हें अरेंज करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रहे हैं आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ वीड्स। ये क्या है, सभी हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वीड्स के, जो क्रॉप्स के ऊपर, जो प्लांट हम अगर उगाएं तो उसके साथ में वीड्स। वीड्स क्या होती है भाई, वीड्स सिंपल सी बात है, वीड्स जो होती हैं वो है आपके अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट। ये अनवांटेड प्लांट जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं आपकी क्रॉप के साथ में। तो ये जब क्रॉप के साथ में उग जाते हैं तो हमें क्या होता है, इन्हें वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब आप बोलेंगे रिमूव क्यों करना ज़रूरी होता है, तो इसका भी ये रीज़न है कि जितनी भी वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर लाइट है, वो जो हमारे प्लांट को चाहिए वो क्या करती है, ये वीड ही एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अगर ये सारी वीड एब्जॉर्ब कर लेगी तो हमारे जो प्लांट है, हमारी जो क्रॉप्स है, क्या उससे ये सब कुछ मिलेगा जो वीड्स यूज़ कर रही है? उसे तो हमारी क्रॉप जो है उसे अगर ये सारे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, सनलाइट, अगर ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारी क्रॉप कैसे होगी, अच्छे से ग्रो कर पाएगी? जी नहीं। तो यहाँ पर वीड्स जो होंगे वो अनवांटेड प्लांट्स जो है उन्हें रिमूव किया जाता है, ताकि यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाते हैं हम, ताकि दे इंटरफेयर इन हार्वेस्ट। अब ये क्या करते हैं, वीड्स क्या करती है, इंटरफेयर करती है ना हार्वेस्टिंग के समय, यस इट इंटरफेयर। तो ये आपका ऑप्शन सही है। दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी, क्या हमारा प्लांट वीड्स की वजह से हेल्दी होगा? नो, इट इज़ नॉट अ राइट आंसर, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम, ये क्या कहता है,
they compete with crop plant for water, nutrients, space and light. Yes, exactly what I am saying कि ये हमारे जो crops जो हम उगाते हैं, जो पानी उसे चाहिए, जो nutrients उसे चाहिए, जो space उसे चाहिए या जो light उसे चाहिए, ये क्या कर लेती है weeds, उनको ले लेती है, compete करती है. तो it is also right. They affect plant growth. तो लास्ट ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. येस इट इज. तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये देख लीजिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ. योर आंसर इज ए. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. गॉट इट. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस. तो जितने भी सिंथेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, हम बात कर रहे हैं नेचुरल की नहीं, हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक सब्सटेंसेस की. तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ये देखिए ये ग्रुप बने हुए हैं जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस ही होने चाहिए, उसके अंदर नेचुरल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए. तो वो इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर सारे सिंथेटिक सब्सटेंसेस पाए जाएंगे. तो लेट्स चेक. नायलॉन, टेरिलीन और वूल, ये आ गया भाई आपका नेचुरल सब्सटेंस, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. कॉटन, पॉलीकोट, रेयन, तो इसमें देख लीजिए कॉटन आ गया आपका, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. एक्रिलिक, सिल्क और वूल, वूल आपका आ गया नेचुरल सब्सटेंस, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. यहाँ पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, दिस इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीन क्या हैं, ये तीनों के दिन सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं. गॉट इट. तो मिल गया ना हमें आंसर. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज. यहाँ हम बात करेंगे एंडेमिक स्पीसीज की. तो यहाँ ये पूछा गया है कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है. ये एंडेमिक स्पीसीज जो होगी ये पर्टिकुलर वहीं एरिया में पाई जाएगी जहाँ पे ये इनको सूटेबल या फेवरेबल कंडीशन मिलता है. ठीक है ना. तो यहाँ हम उन एंडेमिक स्पीसीज की बात करेंगे. तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है. तो यहाँ पे दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट. यस, वो कहाँ पे, ऐसी स्पेसिफिक हैबिटेट में जहाँ उन्हें सूटेबल कंडीशन, सूटेबल फेवरेबल टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मिले. तो ये सही है इसका ऑप्शन. एंडेमिक स्पीसीज कैन नेवर बिकम एंडेंजर. क्या कभी एंडेंजर होगी नहीं, हो सकती है ना. एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो लुप्त हो गई हैं. तो यहाँ पे दे आर ओनली फाउंड इन जू एंड बॉटनिकल गार्डन. क्या सिर्फ जू और बॉटनिकल गार्डन में ही मिलेगी. जी नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है. दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट. यानी कि क्या वो अफेक्ट नहीं होगी अगर उनके हैबिटेट से उनको हटा दिया जाए, तो वो अफेक्ट तो होगी ना. तो यहाँ पर अगर एंडेमिक स्पीसीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन ए, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, ये आपका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल्स. यहाँ सेल्स के बारे में पूछा है और एज यू नो सेल जो होती है वो हमारी यूनिट ऑफ बिल्डिंग होती है. यानी कि यूनिट जो होती है उसकी बिल्डिंग यूनिट होती है. यहाँ पे सेल के अंदर आपने बहुत सारे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं और बहुत सारे ऐसे आपने ऑर्गेनल्स भी हैं, वो आपने पढ़े होंगे. तो यहाँ पे सेल से रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपको वो पहचान करनी है. तो यहाँ पे बताया है ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस. यस, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपको राइट मिल गया. जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे वो अमीबा हो, उसमें न्यूक्लियस होता है. यानी कि यूनिसेल्युलर की हम बात कर रहे हैं अमीबा, या हम प्लांट सेल की बात कर लें
इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अगर हम अमीबा की बात करें या फिर हम प्लांट सेल की बात करें या हम किसी और की एनिमल सेल की बात करें, तो सबके अंदर क्या पाया जाता है, ऑल सेल हैव न्यूक्लियस। तो जितनी भी सेल्स होगी आपकी, सब में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है एंड योर ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। गॉट इट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स वो जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर। अब अगर उनके फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। देखिए इस क्वेश्चन को याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फर्टिलाइजेशन बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन दो तरह के होंगे, या तो होगा इंटरनल या होगा एक्सटर्नल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक्वेटिक एनिमल की। अगर एक्वेटिक एनिमल है तो उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि आपने सुना होगा टेडपोल्स हैं, फ्रॉग्स जो हैं, दे ले एग्स, ठीक है ना। तो अगर वो एग्स देते हैं तो ये पहला तो मैंने आपको बताया कि अगर एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो वो क्या होगा, उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल जो है वो किस में मिल रहा है आपको, ये देखिए ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो दे ले एग्स। मैंने अभी बताया कि एक्वेटिक एनिमल अगर हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, पानी के अंदर क्या करेंगे, दे ले एग्स। तो एग्स जो होगा यानी कि एग लेइंग एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच ले एग्स, तो उनको हम, ये देखिए आपको एग का शेप दिख रहा है ना, तो बस इसी से आप याद कर लीजिए ओवी पेरस, यानी कि ये देख लीजिए ओवी पेरस। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी ओवी पेरस इज योर राइट आंसर। बस आप कभी कंफ्यूज ना हो ओवी पेरस और वीवी पेरस में। ओवी पेरस और वीवी पेरस में आप अगर इस एग को, एग शेप जो है वो आपका ओवी पेरस का है, तो एग शेप में आप याद रख लेंगे कि जो ओवी पेरस एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एग लेइंग होते हैं। यानी कि ओवी पेरस के अंदर जो एग्स होते हैं वो दिए जाते हैं, और वीवी पेरस एनिमल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, सीधा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें एग नहीं होंगे। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग लेइंग एनिमल्स जो होंगे वो आपका एक्वेटिक एनिमल्स, और फर्टिलाइजेशन जो होगा वो होगा आपका एक्सटर्नल। गॉट इट, नो कन्फ्यूजन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए ये आ गया आपका एक न्यूमेरिकल फिजिक्स क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग वहाँ पे यूज़ कर देना है। देखिए द लाइट फ्रॉम सन टेक 500 सेकेंड टू रीच द अर्थ। यहाँ पे सेकेंड्स दिया गया है, यानी कि आपको टाइम दे दिया है। ठीक है, एज्यूमिंग डैट, अब आप एज्यूम करो कि द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको दे दी है, यानी कि स्पीड। आपके पास में दो चीज़ें हैं, स्पीड है आपके पास में, तो आपको टाइम मिल गया है, आपको स्पीड दे दी गई है। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपसे पूछा है डिस्टेंस। क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस। तो आप आ जाइए फॉर्मूले पे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाइड करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो आपने देखा होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि
स्पीड का मतलब है अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में तो स्पीड दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, यानी कि स्पीड और टाइम दोनों दे रखे हैं, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आपका, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आपका स्पीड इनटू टाइम। यही होगा ना, आपने थोड़ी बहुत मैथ्स तो पढ़ी होगी। तो जब डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्पीड इनटू टाइम, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, आपकी स्पीड है ये और टाइम है आपका ये, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका आ गया ना 5 3 ज़ा 15, तो ये आपका 15 मिलियन किलोमीटर, कितना हो जाएगा आपका 15 मिलियन किलोमीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 15 मिलियन किलोमीटर। गॉट इट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बस इसी तरीके से आप थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, अगर इस तरीके से फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप थोड़े से सिंपली जो आपके इस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स जो हैं उससे आप अच्छे से देख के जाएं और आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो थोड़े से याद रखने हैं। तो ये अगर फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हमें याद होगा तो इजीली हम डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम में। गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट। यहाँ पे देखिए फिर से नॉट, जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे देखिए फोकस करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कोई केमिकल से रिलेटेड ना हो, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या करते हैं हम, किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है तो सॉल्यूशन लेते हैं ना, उसमें केमिकल सॉल्यूशन लेते हैं H2SO4 और ये सब केमिकल सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा आपका। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, अगर मेटल को प्यूरिफाई करना है तो भी हम केमिकल सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसके अंदर मेटल डाल के उसको प्यूरिफाई करते हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट को एक जगह डीकम्पोज किया जाए यानी डीकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट अगर हम करें तो ये इसमें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। तो योर आंसर सी, डीकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज योर राइट आंसर। तो अगर यहाँ पे अगर आप बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऑप्शन सी, डीकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज योर राइट आंसर। गॉट इट। चलिए यहाँ अगर अर्थक्वेक आता है तो हम उसको कैसे नापते हैं, रिक्टर स्केल पे। कैसे नापते हैं उसे, रिक्टर स्केल पे। और यहाँ पे बोला है अगर आप अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे नापते हैं तो अगर वो मैग्नीट्यूड 6, अगर उसके रिक्टर स्केल पे उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है अर्थक्वेक की 6, तो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा ये, कितना डेंजरस होगा ये। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव दैन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। यानी कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की जिसकी रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 6 है, तो वो लगभग 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 होगा, 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। गॉट इट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स। यहाँ देखिए ये आपकी आईज आ जाइए। ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन आईज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है आपका, ह्यूमन आईज। और रॉड्स और कोन्स जो होंगे ये सिलियरी मसल्स के अंदर आपके, अगर आप आईज की बात करें
तो यहाँ पर आप देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जब आप बाहर धूप में जाते हैं, धूप से डायरेक्टली आप अपने अंदर घर के अंदर जाते हैं, तो आपकी आइज़ जो होती है वो थोड़ी सी यूँ बंद होना लग जाती है ना। तो वो क्या होता है एक्चुअली, जो कोन्स होते हैं आपके आइज़ के अंदर, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट्स। तो क्या होता है, ये कोन्स जो होते हैं, आप सूरज के सामने देखिए, आप उतनी रोशनी को, जो ब्राइट लाइट है उसको नहीं देख पाएंगे, तो आपकी आइज़ जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं आपके कोन्स। जो कोन्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। योर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज अ न्यू प्लैनेट, मान लीजिए एक नया प्लैनेट है, वो किसके बीच में, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में। कहाँ पे, इनके बीच में, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में है। इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अब ये सभी क्या कर रहे हैं, यूरेनस, नेपच्यून, ये सोलर सिस्टम में सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो ये सब क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड सन। यहाँ पे अगर पूछा है कि सपोज मान लीजिए अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड, एक नया प्लैनेट डिस्कवर्ड हुआ है यूरेनस और नेपच्यून के बीच में, तो इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, इसका टाइम पीरियड जो होगा अराउंड द सन, तो ये क्या होगा भाई, देख लीजिए नेपच्यून तो यहाँ है और ये क्या होगा, नेपच्यून से लेस होगा ना, तो लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, तो नेपच्यून से कम होगा ना। अगर इसका इस तरीके से ये रिवॉल्व करेंगे, मान लीजिए यहाँ सन है, तो क्या होगा, नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में ही तो हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पे कोई प्लैनेट है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये लेसर देन नेपच्यून होगा ना। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा रिवोल्यूशन का सन के चारों तरफ, वो क्या होगा, लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, तो ये नेपच्यून से लेस देन होगा। गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, अब देखिए यहाँ पे फिर आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देख लीजिए। रमेश वॉज कुकिंग पोटैटो करी, रमेश क्या बना रहा है, पोटैटो करी बना रहा है। तो ही सरप्राइज ही ऑब्जर्व, क्या देखता है ये, कॉपर वेसल वॉज गेटिंग ब्लैकन, यानी कि आपने भी कई बार देखा होगा किचन के अंदर जो कॉपर वेसल या फिर हम कोई भी वेसल अगर गैस के ऊपर पुटअप करते हैं तो वो चारों तरफ से ब्लैकेंड हो जाता है, कई बार ब्लैकिश हो जाता है। वो क्यों होता है, इसका क्या कारण है, तो इसका क्या कारण है, जैसा कि मैंने आपको फ्लेम के अंदर बताया कि अगर फ्लेम जो है वो बाहर वाली आउटर जो होगी उसकी ब्लूइश होगी, अगर यहाँ पे हम बात करें वो ब्लैक क्यों हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका कंबशन जो है, उसका कंबशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा, यानी कि जो फ्यूल है उसके द्वारा कंबशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, इसीलिए तो वो कॉपर वेसल जो है वो ब्लैकिश हो रहा है। गॉट इट ना। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि कॉपर वेसल जो है या कॉपर पॉट जो है वो बाहर से काला क्यों हुआ, क्योंकि अगर गैस का बर्नर है, अगर कोई गैस का बर्नर है तो उससे क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर कंबशन हो रहा है ना, तभी तो वो बाहर से ब्लैक हो रहा है। तो राइट आंसर इज ड्यू टू improper combustion of fuel. Your option C is your right answer. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगेन कॉपर वेसल आ गया है भाई। देखिए अगर किसी कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर में, किसी कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक अगर हम रखें, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक, इट एक्वायर्स, देखिए आप प्रैक्टिकली इसे करके देख लेना कि अगर कोई कॉपर वेसल है और उसे आप बाहर लंबे समय तक रख दीजिए,
अगर लंबे समय तक आप उसे रखेंगे, थोड़े दिन ही ट्राई करके देख लीजिए, तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है, उसके ऊपर एक ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है। एक्चुअली ये जो ग्रीनिश कोटिंग जो होती है ये किसका मिक्सचर होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ग्रीनिश जो है ये होते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कॉपर जो है हाइड्रोक्साइड में उसको रिएक्शंस जो होगी, यानी कि मॉइस्ट एयर के अंदर हम बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर इसे फ्रीली अगर हम बाहर छोड़ दें तो क्या होगा, कॉपर वेसल जो होगा वो आपका ग्रीनिश कलर उसके ऊपर एक कोटिंग सी लग जाएगी, ग्रीनिश कॉपर ग्रीनिश कोटिंग की, तो वो होगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो ये उसके ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर के साथ में जो कॉपर है उसने हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में मिक्स करके जो क्रिया की, उसके अंदर क्या आपका बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पूछा है, यानी कि जो प्लेसेस बनाई जाती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम कंजर्व कर रहे हैं हमारे फ्लोरा और फोना को, लेकिन यहाँ पे प्लेसेस के बारे में पूछा है जो कि बनाई जाती है, नेचुरल हैबिटेट उनको मिलता है। नेचुरल हैबिटेट यानी कि नेचुरली वो जिस कंडीशन में जंगलों में रहते हैं उसी तरीके से उन्हें नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो प्लेसेस कौन सी हैं आपकी, वो प्लेसेस है सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो इस ऑप्शन में देखिए आप, फर्स्ट एंड सेकंड तो ये भी नहीं है, सेकंड एंड थर्ड ये भी नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन सी जो है, यानी कि सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द सेम फोर्स F एक्ट ऑन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और फोर्थ जो है वो मैक्सिमम जो है सबसे बड़ी है, मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर की। ये आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये ऑप्शंस भी ले लिए हैं, इसी में इंक्लूड कर लिए हैं। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सेम फोर्स F, ये F अगर फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम कितनी 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए हमने, हैविंग द एरियाज। देखिए यहाँ एरियाज, ये एरियाज हैं 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर एंड 100 मीटर स्क्वायर। ये एरिया क्या है उस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट कवर कर रही है। तो यहाँ अगर ये 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि इन विच केस द प्रेशर एक्सर्टेड, यानी कि प्रेशर जो है वो मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम पूछा है कि मैक्सिमम प्रेशर जो है इन चारों में से किसके ऊपर ज़्यादा लगेगा। अब आप क्या बोलोगे, ये बहुत बड़ा है तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। नहीं, हम यहाँ पे देखिए द सेम फोर्स F, यहाँ पे सेम फोर्स लग रहा है चारों के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट्स का एरिया जो है ये 10 मीटर स्क्वायर उसने घेर रखा है, इसने 20 मीटर, इसमें 50 और इसमें 100। तो प्रेशर जो है वो मैक्सिमम किस में लगेगा, जिसमें सबसे कम एरिया होगा। जहाँ सबसे कम एरिया, तो वो है ऑप्शन आपका 10 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो बढ़ते हैं हम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिकल कंसर्ट। देखिए म्यूजिक कंसर्ट्स होते हैं ना,
तो उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा जो होती है वो वहाँ जाने से पहले जो सितार बजाने वाला होता है, सितारिस्ट, वो क्या करता है, वो एडजस्ट करता है अपने स्ट्रिंग्स को, यानी कि एडजस्ट टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सूटेबली, स्ट्रिंग को अच्छे से एडजस्ट करता है। तो ये इस तरीके से जब स्ट्रिंग को एडजस्ट करता है तो ये क्या एडजस्ट कर रहा है उसके अंदर, ही इज़ एडजस्टिंग, क्या उसके अंदर एडजस्ट कर रहा है, वो एडजस्ट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में वो आवाज़ जो है वो फ्लो करेगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सितारिस्ट है वो उस स्ट्रिंग को एडजस्ट कर रहा है, तो वो क्या एडजस्ट कर रहा है उसमें, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और भी हैं उसके ऑर्केस्ट्रा के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, ये सितारिस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग। गॉट इट ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज आपको जो पेपर सॉल्व करके बताया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।